महासागरों महाद्वीपों का वितरण चौथा चैप्टर है। पिछले अध्याय में आपने भूगोल के विषय में पढ़ा। आप संसार के मानचित्र में भी परिचित हैं। आप जानते भी हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप है, बाकी पर महासागर फैला हुआ है। महाद्वीपों महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही है। इसके अलावा ये भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न ये है कि पूरा काल में कैसी थी। सवाल ये भी है, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि ये सच है कि महाद्वीपों महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक ये सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीपों महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इससे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय है। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखिए। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममित है, सिमेट्री है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण और उत्तर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से भी पता चलता है कि 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता हैं अब्राहम ऑर्टेलियस, इन्होंने पहली बार इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को एक साथ दिखाया था। नाम क्या था? एंटोनियो पेलेग्रिनी, नाम उनका भी याद रखना है। जर्मन मौसमविद हैं अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया 1912 में, और ये सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के वितरण से ही संबंधित है। ठीक है, ऐसा अगर हम देखते हैं, जैसे अगर हम इसे देखते हैं ना, जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए ये यूरोप है, आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, है ना, ऐसे है। जब आप अमेरिका को देखेंगे तो कुछ ऐसे नज़र आएगा, ऐसे करके, है ना, फिर ऐसे करके नज़र आएगा, ऐसे कुछ करके नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जुड़े हुए रहे हों, है ना, अटलांटिक महासागर में ये वाली स्थिति। ठीक है, ये सिद्धांत महाद्वीप महासागरों के वितरण से संबंधित। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना ये थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से में जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के ही भाग थे और एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। जो एक बहुत बड़ा भूखंड था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? पैंजिया, है ना, पैंजिया उन्होंने नाम दिया। जो इतना बड़ा एरिया घिरा हुआ था, एक दूसरे से सटा हुआ था, बड़ा सा महाद्वीप वाला एरिया पैंजिया था। मतलब पैंजिया का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी, और जबकि विशाल जो महासागर वाला एरिया था उसको बोला इन्होंने पैंथालासा। पैंथालासा का मतलब होता है जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ साल पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ, और पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों, कौन कौन से दो बड़े महाद्वीपीय पिंड थे? लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, इनमें टूटा। मतलब पैंजिया का दो भाग हुआ, ये पैंजिया रहा, ये लॉरेशिया एक बन जाएगा इसमें, और एक दूसरा बनेगा कौन सा? गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में अलग हुआ। मतलब लॉरेशिया उत्तरी क्षेत्र वाला हिस्सा बना और गोंडवाना लैंड दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा बना। इसके बाद लॉरेशिया गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए जो आज के महाद्वीप के रूप में उपस्थित हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए, इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अगर प्रमाण की बात करेंगे तो महाद्वीपों में साम्यता नजर आती है। सबसे पहली बात तो साम्यता कैसी है? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत और त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं। किसकी? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं। यह भी ध्यान देने योग्य है, 1964 में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। नाम क्या था? बुलर्ड। 1964 का समय है, इन्होंने कंप्यूटर की सहायता ली और अटलांटिक तटों को जोड़ के एक चित्र बनाया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। पहली चीज हो गई महाद्वीपों में साम्य। दूसरा, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। ये कैसे है? दूसरा वाला भाग ये है प्रमाण।
आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमीट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। ये आया हुआ है पेपर में, ये पेपर में पूछा गया है। चट्टानों की उम्र का, चट्टानों के काल का, चट्टानों के निर्माण के समय का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग का। बात क्लियर है? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है चट्टानों की उम्र का पता लगाने के लिए। ठीक है, समय को सरलता जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट, पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती। मतलब ब्राजील के तट पर और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर पाई जाने वाली जो शैल समूह है, उन दोनों में साम्यता है, उन दोनों की आयु में समानता है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के हैं। जो दक्षिण अमेरिका अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप हैं, वो जुरासिक काल के हैं। इससे ये मालूम चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। ठीक है। तीसरा है टिलाइट। टिलाइट क्या है भाई? टिलाइट वो अवसादी चट्टानें होती हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। टिलाइट क्या है? एक अवसादी चट्टान है, एक प्रकार की अवसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेपण से बनी होती है। मतलब हिमानी निक्षेपण से बनी हुई अवसादी चट्टान टिलाइट है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। जो हमारे यहाँ गोंडवाना श्रेणी के तलछट के प्रतिरूप देखने को मिल रहे हैं, वो दक्षिणी गोलार्ध के 6 अलग अलग स्थल खंडों पर भी देखने को मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं। ठीक है, आधार तल में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत और लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप ठीक है, इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अलावा हमको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? अफ्रीका में भी देखने को मिलेंगे। टिलाइट वाली बात कर रहे हैं भाई, याद रखना। तो टिलाइट आपको अफ्रीका में भी मिलेगा, फॉकलैंड द्वीप में मिलेगा, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएगा। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना? तो मतलब हिमानी निर्मित जो टिलाइट चट्टानें हैं, ये क्या बताती भाई? पुरातन जलवायु के बारे में भी बताती हैं, महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण को भी प्रस्तुत करती हैं। ठीक हुआ? आगे बात करेंगे प्लेसर निक्षेप की। सर हिमानी का मतलब? निक्षेप। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। घाना के तट पर सोने के बड़े निक्षेप की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं। जो सोना युक्त सिराएं हैं वो ब्राजील में पाई जाती हैं। मतलब ये स्पष्ट है, जो घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप हैं वो ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। बात समझे? मतलब ब्राजील में जो सोने के, मतलब जो घाना में सोने के निक्षेप पाए जा रहे हैं वो ब्राजील पठार से उसी समय निकले होंगे जब ये दोनों एक दूसरे से कैसे रहे होंगे? जुड़े रहे होंगे। एक प्लेसर निक्षेप भी इसका प्रमाण है। इसके अलावा जीवाश्मों का वितरण, ये क्या है? यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल और स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मतलब यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर की बात है। इस परीक्षण से कि लैमूर है, ये भारत में भी, मेडागास्कर, अफ्रीका में भी पाया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकार किया। लैमूर का पाया जाना भी किन किन क्षेत्रों को एक साथ जुड़े होने का प्रमाण सिद्ध करता है? तो हमारा भारत भी है, मेडागास्कर भी है और अफ्रीका भी है। ठीक है ना? याद रखना। इन तीनों को जोड़कर वैज्ञानिकों ने लेमुरिया नाम दिया। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील में इरावर शैल समूह में ही मिलते हैं। जो मेसोसारस है, ये क्या है? तो मेसोसारस एक छोटा रेंगने वाला जीव होता है जो उथले खारे पानी में ही रहता है
और ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी अस्थियां आपको दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण के प्रांत और ब्राजील में इरावर शैल समूह में। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। उस महासागर का नाम क्या है? प्रवाह नहीं संबंधी सर, गूगल से ही बता। चलो, प्रवाह संबंधी बल। फिलहाल इन्हीं के आधारों पर कहा जाता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। प्रवाह संबंधी बल की बात करें, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, तो वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे। महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण कौन कौन से? एक तो पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल और दूसरा है ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लाइंग बल जो था पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, पूरी तरह से गोला तो है नहीं पृथ्वी, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, मतलब बिल्कुल गोल नहीं है, ध्रुवों पर चपटी हुई है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है ना? ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। ये उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है, मतलब जो भूमध्य रेखा पर उभार देखने को मिल रहा है वो क्यों है? तो वो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। भूमध्य रेखा पर पाया जाने वाला उभार पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वो था ज्वारीय बल। ज्वारीय बल का क्या मतलब है? जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यदि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। संवहन धारा का सिद्धांत, तो वही संवहन जो तरंगे हैं। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की थी। आर्थर होम्स महोदय ने 1930 के दशक में मेंटल भाग में संवहन धारा के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। तो ये धाराएं कैसी हैं? ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। ये जो संवहन धाराएं हैं ये रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। उन्होंने बताया था ये उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। फिर महासागरीय अधिस्थल का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। ठीक है, महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध ये स्पष्ट करते महासागरों का अधिस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है बल्कि इसमें भी उच्चावच पाया जाता है, उसमें भी उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय अधिस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और दिखाया कि इसके अधिस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें और गहरी खाइयां हैं जो प्रायः महाद्वीपों की किनारों पर स्थित है। जो खाई दिख रही है, जो पर्वतीय कटक नजर आते हैं, वो सब आपको कहाँ मिल रहे हैं? महाद्वीपों के किनारों पर। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई। महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण ने ये तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। जो मतलब महासागरों के नितल की जो चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नई है। ठीक है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं उनकी आयु और रचना में भी आश्चर्यजनक समानता है। चलिए महासागरीय अधिस्थल की बनावट की बात करें, ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर और महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। ठीक है, महासागरीय तल की आकृतियां अध्याय 13 में विस्तार से वर्णित हैं। गहराई और उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो एक है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है गहरे समुद्री बेसिन, तीसरा है मध्य महासागरीय कटक। ये इसके 3 भाग हैं। अगर हम महाद्वीपीय सीमा की बात करें तो महाद्वीपीय सीमा क्या है? ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग होता है। महाद्वीपीय सीमा कहाँ पाई जाती है? तो महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच वाला एरिया है महाद्वीपीय सीमा। इसमें क्या क्या आते हैं? तो इसमें महाद्वीपीय मग्न तट आता है, महाद्वीपीय ढाल भी आता है, महाद्वीपीय उभार भी और गहरे महासागरीय खाइयां भी देखने को मिलती हैं। बात समझे हैं? वो आपकी पाई जाती है महाद्वीपीय किनारों से लेकर गहरे समुद्री बेसिन के बीच में। महासागरों महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी
महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक है। वितलीय मैदान, वितलीय मैदान क्या है इसके बारे में देखें तो ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तट और मध्य महासागरीय कटक के बीच में पाए जाते हैं। जो वितलीय मैदान है ये कहां पर मिलेंगे आपको, महाद्वीपीय तट और मध्य महासागरीय कटक के बीच में। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो वितलीय मैदान महाद्वीपीय तट और मध्य महासागरीय कटक के बीच में पाए जाते हैं। वितलीय मैदान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाते हैं। महासागरीय जल में डूबी हुई है। यह पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जल में डूबी हुई है, पृथ्वी पर पाई जाने संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, इस मध्यवर्ती शिखर पर क्या है, कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर क्या मिलता है, एक रिफ्ट मिल जाएगा आपको, एक प्रभाजक पठार मिलेगा। लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल भी देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आपसे मध्य महासागरीय कटक की कोई विशेषता पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए इस पर इसके मध्यवर्ती शिखरों पर आपको रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार के साथ साथ इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल भी देखे जा सकते हैं। ये विशेषता है इसकी। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई है। भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण भी इसका एक प्रमाण है। भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण का दिए मानचित्र 4.5 अ में अध्ययन करें। आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे और ये आगे हिंद महासागर तक जाती भी है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बढ़ जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा सा दक्षिण में ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी कहा जाती है पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी कहा जाती है म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी पर एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में जब पहुंचती है तो वहां से ये दो भागों में बढ़ती है। जो एक चली जाती है पूर्वी अफ्रीका की ओर और दूसरी म्यांमार से होते हुए न्यू गिनी तक पहुंच जाती है। आप पाएंगे कि यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला शेडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया गया है जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी और प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर देखने को मिलते हैं। जो भूकंप का उद्गम केंद्र है वो कटकों के सहारे अगर देखते हैं तो कम गहराई पर है, लेकिन अगर अल्पाइन हिमालयी पट्टी या प्रशांत महासागर के किनारों की बात करेंगे तो वहां पर हमको ये बहुत गहराई में मिलेंगे। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर के किनारों को रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नहीं सर। चलिए, सागरीय अधिस्थल का विस्तार। ऊपर वर्णन किया गया कि प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय जो उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया है। कौन कौन से तथ्य उजागर हुए हैं जो पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल का मानचित्रण तैयार किया गया, उसने क्या क्या बताया भाई? ये देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार एक सामान्य क्रिया है और ये उद्गार उस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। एक तो ये, दूसरा तथ्य ये है कि महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन, चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। मतलब मध्य महासागरीय कटक का जो बीच वाला हिस्सा है उसके दोनों तरफ समान दूरी पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, अगर देखा जाए तो उनके निर्माण के समय में, उनकी संरचना में, संगठन और चुंबकीय गुणों में भी समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है और ये चट्टानें नवीनतम हैं। ठीक है, ये चट्टानें नवीनतम हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। ओके, और तीसरा है महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टान की अपेक्षा अधिक नई है। कौन सी भाई? जो महासागरीय परपटी की चट्टान है वो महाद्वीपीय परपटी की चट्टान की अपेक्षा नई है। मतलब नई कौन सी है? तो महासागरीय चट्टान नई है और पुरानी है तो महाद्वीपीय चट्टान।
ठीक है, ये बात। महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, ये है इसका। चौथा है गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है। गहरी जो खाइयां हैं वहां पर भूकंप का उद्गम अधिक गहराई पर मिलेगा, जबकि मध्य महासागरीय तटों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम कहाँ है, तो ये कम गहराई पर विद्यमान है। ठीक है ना, ये बात भी हमें याद रखनी है। ठीक है, इन तथ्यों मध्य महासागरीय तटों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस महोदय ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसको बोलते हैं सागरीय अधिस्थल विस्तार। तो सागरीय अधिस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने की थी, 1961 में की थी, और नाम है इनका हेस महोदय। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से इसको जाना जाता है। इस तरीके से देखिए ये चित्र बताया गया ना, 5400 लाख वर्ष पहले ऐसी स्थिति थी, 4200 लाख वर्ष पहले ऐसी स्थिति थी, फिर 3000 लाख साल पहले देखेंगे तो ऐसी स्थिति थी, 1200 लाख वर्ष पहले देखेंगे तो कुछ ऐसी स्थिति नजर आएगी, और आज के समय में देखेंगे तो स्थितियां कैसी नजर आ रही हैं, इस तरीके, है ना। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया महाद्वीप। ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति अब इस समय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5400 लाख वर्षों में महाद्वीपों की गति, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और साइबेरिया। ठीक है, और ये चित्र कब का बना हुआ है, एमिलानी के द्वारा बनाया गया 1992 में। हेस के तर्कानुसार महासागरीय तटों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है। ठीक है, याद रखना, जो उन्होंने बताया कि महासागरीय तटों के शीर्ष पर जो लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है उसकी वजह से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ है और नया जो लावा है वो इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है, मतलब ऐसे कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार महासागरीय अधिस्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीन होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपटी के क्षेपण की बात कही। हेस ने क्या बताया, मतलब महासागरीय परपटी जो नवीनीकृत हो रही है, नवीनतम है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक महासागर बढ़ रहा है तो दूसरा घट नहीं रहा है। उस पर उन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा कि यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। मतलब एक तरफ परपटी का विकास हो रहा है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्त में इसका विनाश भी हो रहा है। 4.3 में सागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया। प्लेट विवर्तन की सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने क्या किया, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसको बोलते हैं प्लेट विवर्तन की, प्लेट टेक्टोनिक। किसने दिया है, मैकेंजी महोदय ने भी इसके बारे में बताया, पार्कर महोदय ने भी बताया और मॉर्गन महोदय ने भी बताया। कब बताया, 1967 में। एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं, विवर्तनिक प्लेट को क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट, ठोस चट्टान का विशाल अनियमित आकार का खंड होता है। जो विवर्तनिक प्लेट होती है वो ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का खंड होता है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, ये प्लेटें कैसी हैं, दुर्बलता मंडल पर, एस्थनोस्फीयर में पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में विद्यमान है, ये आपको पता होना चाहिए। स्थल मंडल में परपटी और ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। स्थल मंडल में पहले भी पढ़ चुके, परपटी और ऊपरी मेंटल है जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर, महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट कहा जा सकता है जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर या महाद्वीप से संबद्ध है। मतलब किसी भी प्लेट को, हमने आपको बताया था ना 3 प्रकार की गतियां, अपसरण, अपसारी सीमा गति, अभिसारी सीमा गति, संरक्षित प्लेट सीमा गति। ठीक है, तो हमने उसमें क्या बताया था कि एक महाद्वीपीय प्लेट है, एक महासागरीय प्लेट है। अब महासागरीय प्लेट है और महाद्वीपीय प्लेट है, इनको कैसे कह सकते हैं कि महाद्वीपीय और महासागरीय है, क्योंकि जो महासागरीय प्लेट है वो महासागरीय क्षेत्र में स्थित है और जो महाद्वीपीय प्लेट हो महाद्वीपीय क्षेत्र में, मतलब महाद्वीपीय क्षेत्र में स्थित होगी, इसलिए बोलेंगे, इसी बेस पर बात करेंगे हम। उदाहरण के लिए प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट बोलते हैं। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल किससे बना हुआ है, 7 प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलत पर्वत श्रेणियां, खाई, भ्रंश इन मुख्य प्लेटों
को सीमांकित करते हैं। जो मुख्य सात सात जो मुख्य प्लेटें हैं उनको सीमांकित करने का काम किसका है? तो वो काम है पर्वत श्रेणियों का, जो वलित पर्वत श्रेणियां हैं उनका है, और खाइयों का है, और साथ ही साथ भ्रंशों का भी है। प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट में अंटार्कटिक और इसके चारों ओर घेरे हुए महासागरीय प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट में क्या है? अंटार्कटिक के साथ साथ चारों ओर से जो घेरती हुई महासागरीय प्लेट है उसको भी शामिल किया जाता है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट की बात करें, ये क्या है? इसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है। उत्तर अमेरिकी प्लेट में पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है, और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट की सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है? वो कर रहा भाई दक्षिण अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन प्लेट। तीसरा आता है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। ये क्या है? पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन द्वीप से पृथक करते हैं। किससे किससे? पश्चिमी अटलांटिक तल समेत उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन प्लेट इसे अलग करते हैं। ठीक है ना? ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। प्रशांत महासागरीय प्लेट भी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट भी है। सिर्फ इंडो ऑस्ट्रेलियन नहीं, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। अफ्रीकी प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल को शामिल किया जाता है। और सातवीं जो प्लेट है बड़ी वाली प्लेटों में, सातवीं बड़ी प्लेट है यूरेशियाई प्लेट। इसमें क्या क्या आता है? तो पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। मतलब अफ्रीकी तट में अफ्रीकी प्लेट में देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पूर्वी अटलांटिक तल सम्मिलित है। वहीं यूरेशियाई प्लेट में देखेंगे तो वहां पर आपको पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल को शामिल किया जाता है। और छोटी जो प्लेटें हैं वो कौन सी है भाई? उनके क्या क्या नाम है? उनके नाम देखे जाए तो इसमें एक आती है कोकोस, एक आती है नजका, एक आती है अरेबियन, एक आती है फिलीपीन, फिर आती है कैरोलिन। एक सेकंड रुकिएगा। ये प्लेटें पूछी गई हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखना। सर लिखा दीजिए ना एक्स्ट्रा पॉइंट, इसमें कुछ है तो। वीडियो देख के लिख लेना बेटा। वो तो एक कौन सी वीडियो? इसको अपलोड करेंगे ना आज। तो इसमें फिर आप बोले कहाँ? यही सब तो है जो इसमें तो हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ तो वही चीज, तो और क्या। और इसमें एक ही है बड़ी प्लेट। 7 प्लेटें हैं पागल, 1 2 3 4 5 6 7। अब तो एक ही बताइए ना, यूरेशियाई वाले। अरे मतलब ये सब बड़ी प्लेट है, ये 7 प्लेट जो है। ये 7 प्लेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। ओके सर। छोटी प्लेटों में कोकोज है। कोकोज कहाँ है? ये मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है कोकोज प्लेट। नज़का प्लेट कहाँ है? नज़का है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। अरेबियन प्लेट कहाँ है? इसका ज्यादातर भाग अरब प्रायद्वीप का भूभाग इसमें सम्मिलित है। फिलीपीन वाली प्लेट कौन सी है? तो ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। एक है फ्यूजी प्लेट। फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है। ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। वेगनर की संकल्पना केवल महाद्वीप गतिमान है, ये सही नहीं है। वेगनर ने क्या बोला? महाद्वीप क्षेत्र ही गतिमान है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है, प्लेट चलायमान है। एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही है और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। चित्र 4.4 में विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप पैंजिया के रूप में विद्यमान था। जो पैंजिया था वो क्या था? सुपर महाद्वीप। सुपर महाद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि सभी महाद्वीपों से मिलकर बना हुआ था, इसलिए सुपर महाद्वीप पैंजिया। ठीक है। यदि बाद की खोजों ने यह स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित हैं भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था, ये बताया जा रहा है, जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पुरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने सभी भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित कर रखी है। किसके आधार पे? पुरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पे। पैलियोमैग्नेटिक। भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई। जो भारतीय उपमहाद्वीप की अवस्थिति है वो नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टान के विश्लेषण के आधार पर की गई है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनकी जो उम्र का निर्धारण है
चट्टानों का जो विश्लेषण किया गया वो किसके आधार पर किया गया है? पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पे, है ना, पैलियो मैग्नेटिक आंकड़ों के आधार पे। प्लेट संचरण 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं होती हैं। एक अपसारी सीमा होती है। अपसारी सीमा क्या है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती जाती हैं और नई परपटी का निर्माण होता है। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती जाएंगे और एक नई परपटी का निर्माण होता है, इसे अपसारी प्लेट कहते हैं। वो स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उन्हें प्रसारी स्थान कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए प्रसारी स्थान क्या होता है, जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण हम देखें तो उदाहरण कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक। स्थल मंडल में परपटी ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है जिसकी मोटाई इतनी है ना, ये तो हो गया था, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। अंटार्कटिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है? प्रशांत महासागर प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है ना, यूरेशियाई प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, ये छोटी सी प्लेट है अरेबियन प्लेट, है ना, अरेबियन प्लेट छोटी सी। ओके, यहाँ से अमेरिकी प्लेटें, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी प्लेटें और यूरेशियन अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। मध्य अटलांटिक कटक के सहारे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका की प्लेटें अलग हो रही हैं। ये है अपसारी सीमा गति। दूसरी है अभिसरण सीमा गति। अभिसरण सीमा क्या है? इसको हमने इसके 3 प्रकार बताए। कैसे कैसे? महासागरीय महासागरीय, महाद्वीपीय महाद्वीपीय, और एक हमने तीसरी बताई थी महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट सीमा गति। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपर्पटी नष्ट होती वह अभिसरण सीमा कहलाती है। मतलब एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे धंसना और भूपर्पटी में नष्ट होने वाले स्थान को अभिसरण सीमा कहा जाता है। वो स्थान जहां प्लेट धंसती है उसको क्या बोलते हैं? प्रविष्टन क्षेत्र, सबडक्शन जोन। जहां पर प्लेटें धंसती हैं उसको सबडक्शन जोन बोलते हैं, विष्टन क्षेत्र बोलते हैं। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा? महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के बीच में पहला है, दूसरा 2 महासागरीय प्लेटों के बीच में, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में। मतलब ये है 3 प्रकार। अब क्या है? रूपांतर सीमा होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज या रूपांतर सीमा या संरक्षित प्लेट सीमा गति। तो संरक्षित प्लेट सीमा या रूपांतर प्लेट सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ पे है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड नाम सुना होगा? जी सर। इसमें कुछ नहीं, ना तो विनाश होता है ना तो विकास होता है। ऐसे 2 प्लेट रहेगी, समांतर रहती हैं, ऐसे एक और प्लेट हो जाएगी, बस ये आपस में ही रगड़ करती रहेंगी, चलता रहेगा। रूपांतर सीमा क्या है? जहां ना तो नई प्लेट का निर्माण हो ना ही परपटी का विनाश, ना तो नई परपटी का निर्माण और ना ही परपटी का विनाश। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरकती हैं। रूपांतर भ्रंश 2 प्लेट को अलग करने वाले तल हैं। जो रूपांतर भ्रंश होता है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई? 2 प्लेट को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। जो रूपांतर भ्रंश होता है वो कहाँ मिलता है? मध्य महासागरीय, यहाँ से देख लेना, मध्य महासागरीय कटक से लंबवत, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं और इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर अलग प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है ना? पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। सामान्य और उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई है। प्रवाह की ये दरें बहुत अलग अलग हैं, प्रवाह की दरें एक समान नहीं है, ये बात हमको याद रखनी है। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है। सबसे कम प्रवाह दर किसकी है? आर्कटिक कटक की है। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सबसे अधिक है। किसकी? पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार। ये कहां पे पड़ेगा? ईस्टर द्वीप के
पास में पड़ेगा। चिली से करीब 3400 किलोमीटर दूर है और पश्चिम की ओर है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है। कितना है इसका? 5 सेंटीमीटर से अधिक, प्रतिवर्ष से भी अधिक है। प्लेट को संचालित करने वाले बल कौन कौन से होते हैं? जिस समय विग्नर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस और गति रहित पिंड है। मतलब जब वैज्ञानिकों का कोई मतलब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं आया था, तब क्या था? तब लोगों की नजर में था कि पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी एक स्थिर अवस्था में विद्यमान है। यद्यपि सागरीय अधिस्थल विस्तार, प्लेट विवर्तन दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल और भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। प्लेट विचरण करती है, आज एक अकाट्य तथ्य भी है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही है। वृत्ताकार रूप में मतलब ऐसे ऐसे करके, समझे? इस तरीके से उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बारंबार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं, कन्वेक्शन फ्लो कहते हैं, संवहन धारा भी कह सकते हैं। संवहन धाराएं काम करती रहती हैं, तो संवहन धाराओं की वजह से प्रवाह होता है, इसलिए इसको संवहन प्रवाह कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम हैं। पृथ्वी के भीतर में ताप उत्पत्ति के दो माध्यम कौन कौन से हैं? तो एक तो है रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय होने से ताप उत्पन्न होता है, और दूसरा है अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया था। किस विचार को? पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम के बारे में किसने बताया? तो नाम है आर्थर होम्स ने बताया, और वो भी 1930 में बताया, जिसने बाद में हैरी हेस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित भी किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रवाहित करता है। ठीक है, दृढ़ प्लेट के नीचे क्या है? दुर्बल और उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रवाहित करता है। भारतीय प्लेट का संचलन कैसे हुआ है? भारतीय प्लेट में प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ भारतीय प्लेट में कौन कौन है? प्रायद्वीप भारत है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये ध्यान रखना है। पाया जाने वाला हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र, सबडक्शन जो जोन है, इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में स्थित है। ठीक है, मतलब जो हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी है उसके साथ साथ जो प्रविष्ठन क्षेत्र देखने को मिलता है, वो क्या करता है भाई? भारतीय प्लेट की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। और जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये क्या है? महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, मतलब दो महाद्वीप प्लेटों की सीमा है। ये पूर्व दिशा में म्यांमार के रॉकिनियोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है? ये जो आपका ये प्रविष्ठन क्षेत्र देखा जा रहा है, हिमालय वाला एरिया, ये रॉकिनियोमा से लेकर चाप के रूप में जावा खाई तक है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की कृथक श्रेणी को अनुसरण करती, जो हिमालय की पश्चिमी सीमा है वो पाकिस्तान की कृथक श्रेणी का अनुसरण करती है। आगे चलकर ये मकरान तट के साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में जा मिलती है। ठीक है, मकरान तट, दक्षिण पूर्वी चागोस, लाल सागर द्रोणी। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, ये भी याद रखने की जरूरत है, जो एक अपसारी सीमा है। अपसारी सीमा क्या है? आर्कटिक प्लेट है ना, और ये लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में जाके मिल जाती है। भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। किसको अलग कर रहा था? भारतीय प्लेट को, भारतीय द्वीप को। कब? 22.5 करोड़ साल पहले। ठीक है, ऐसा माना जाता है लगभग 20 करोड़ साल पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू किया था। पैंजिया के विघटन के बाद भारतीय प्लेट का खिसकना किधर शुरू हुआ? उत्तर दिशा की ओर। लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले भारत एशिया से टकराया, परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक की भारत की स्थिति मानचित्र 4.6 में दिखाई गई। आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियन प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है।
आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। यहाँ पर हमने देखा है ये जो चित्र, यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच में भारतीय प्लेट ने विषुवत रेखा को पार किया है। बात समझे? ये बात मैं तो टेथिस सागर अलग करता था, तिब्बतीय खंड एशियाई स्थलखंड के करीब में था, भारतीय प्लेट के यूरेशियन, अच्छा यूरेशियन प्लेट को अंगारा लैंड भी बोलते हैं, ये बात भी याद रखना, ठीक है ना सब लोग। यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वो थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान जो एक घटना घटी उसका नाम क्या था? लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ऐसा लगभग 6 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। दक्कन ट्रैप का निर्माण कब शुरू हुआ? लगभग 6 करोड़ साल पहले। एक लंबे समय तक जारी रहा। याद रहे यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और उसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति शुरू हुई है। वैज्ञानिकों का मानना यह प्रक्रिया अभी भी जारी और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है।